नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए दर्शकों, स्वागत है आपका अंधकार का राज पर। और आप सुन रहे हैं एक डरावनी कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की कहानी ओडिशा के रहने वाले जोगिंद्र यादव नाम के ट्रक ड्राइवर की है। तो आइए उनके ही नजरिए से इस खौफनाक सफर को सुनते हैं। लेकिन शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। आप लोग हमारी कहानियां शौक और ध्यान से सुनते हैं, पर लाइक और शेयर करना अक्सर भूल जाते हैं। तो आज की कहानी को दिल खोलकर लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम भी लिया जाए तो हमें कमेंट में अपना नाम और शहर ज़रूर लिखें। आपने अब तक ना जाने कितनी डरावनी दास्तानें सुनी होंगी, मगर यकीन मानिए आज की यह कहानी आपको ज़रूर बेचैन कर देगी और शायद एक रात की नींद भी उड़ा दे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज का किस्सा। मैं 25 साल से सड़कों पर ट्रक चला रहा हूं। पारादीप से रायपुर और बेरहमपुर से राउरकेला तक जाने कितने सफ़र किए हैं। मेरी पुरानी टाटा 163 ने जितने सूर्योदय देखे होंगे शायद किसी मंदिर का पुजारी भी ना देख पाया हो। और जितनी मौतें देखी हैं उन्हें याद करना भी भारी पड़ता है। लोग समझते हैं कि रात की सड़कें सुनसान होती हैं। सच ये है कि रातें खाली नहीं होती, वे भरी रहती हैं उन चीज़ों से जो दिन के उजाले में दिखाई नहीं देती। कुछ हकीकत होती हैं और कुछ ऐसी कि आज तक उनके लिए मेरे पास कोई नाम नहीं है। यह किस्सा है 3 अक्टूबर का। मानसून ढल रहा था, लेकिन सड़कों पर अब भी नमी थी। मुझे देर रात पारादीप पोर्ट से लोहे की चादरें लेकर केजर की तरफ एक कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाना था। इस बार कोई मददगार नहीं था। मनोज दुर्गा पूजा मनाने गांव गया था। जाते जाते हंसकर बोला, छलावा सीजन है भाई, अजनबी को मत बिठाना। हम दोनों हंसे जरूर थे, मगर उसके चेहरे पर हंसी जैसी कोई बात नहीं थी। रात 9 बजे मैंने ट्रक स्टार्ट किया। रेडियो चालू था, चाय का फ्लास्क साथ रखा था और ट्रक हमेशा की तरह अपनी रफ्तार में गुनगुना रहा था। ओडिशा की रात की हाईवे किसी और ही दुनिया जैसी लगती है। कहीं कहीं पीली सोडियम लाइट की झिलमिल, बाकी जगह काले अंधेरे की सुरंगें, डीजल की महक, भीगी मिट्टी की खुशबू और कहीं दूर से आती जली हुई चीजों की गंध। यह सब मेरे लिए आम बात थी। करीब 12 बजे मैं चांदीखोल पहुंचा। वहां एक ढाबा है, पंकज भोजनालय। मिट्टी की दीवारें और टीन की छत। आधी रात को सबसे स्वादिष्ट आलू पराठा वहीं मिलता है। मगर उस रात ढाबा अंधेरे में डूबा था। ना कोई रोशनी, न चूल्हे का धुआं, न आवाज, बस सन्नाटा। मैंने ट्रक धीमा किया। हेडलाइट की रोशनी में देखा, ढाबे के पास एक आकृति खड़ी थी। लंबा कद, एकदम शांत, शायद कोई आदमी। मैंने शीशा नीचे किया और पुकारा, पंकज भाई। कोई जवाब नहीं। वो इंसान हिला तक नहीं, बस घूरता रहा बिना पलक झपकाए। मैंने हॉर्न बजाया, फिर भी कुछ नहीं। तभी मेरी नजर ढाबे की हालत पर पड़ी। वो बदला हुआ लग रहा था, जैसे सालों से बंद पड़ा हो। दीवारें टूटी हुई, साइनबोर्ड एक चैन से लटक रहा। जबकि पिछले हफ्ते ही मैं आया था, पंकज से चाय पी थी। उसने तो बताया था कि उसकी बेटी की सगाई हो गई। आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। अजनबी मत बिठाना, मनोज की आवाज़ दिमाग में गूंजने लगी। मैंने ट्रक को सेकंड गियर में डाला। आगे बढ़ने ही वाला था कि रेडियो अचानक चरमराया। भगवान जगन्नाथ की कसम, वो आवाज़ अब रेडियो होस्ट की नहीं थी, वो किसी औरत की थी। हल्की सी फुसफुसाहट, तू मुझे यहीं छोड़ गया था बीरेन। मेरा खून जम गया। रेडियो की ओर देखा, डायल बंद था, कोई स्टेशन चालू नहीं था। गला सूख गया। फ्लास्क उठाकर ठंडी चाय पी और खुद को समझाया, थकान होगी, ज्यादा सोच रहा हूं। मैंने ट्रक बढ़ाया। सड़क और संकरी होती गई। पीछे की लाइटें गायब हो चुकी थीं। आगे बस मेरे हेडलाइट्स और कोहरा। तभी मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे खड़ी थी, नंगे पांव, सफेद साड़ी घुटनों तक भीगी, पीठ मेरी तरफ। उसके बाल पेड़ की बेलों जैसे नीचे झूल रहे थे। मुझे सीधा निकल जाना चाहिए था, पर पैर अपने आप ब्रेक पर चला गया। ट्रक रुक गया। मैडम सब ठीक है? मैंने आवाज दी। कोई जवाब नहीं।
उसका शरीर अजीब था, रीढ़ ज्यादा मुड़ी हुई, गर्दन टेढ़ी मेढ़ी, जैसे हड्डियां हों ही ना। मदद चाहिए आपको? मैंने फिर पूछा। तभी उसने सिर घुमाया। हे भगवान, उसका चेहरा ही नहीं था, बस सफेद चमड़ी, बिना आंखों और बिना मुंह के। और फिर एक झपकते ही वो गायब। न कोई आवाज, न सरसराहट। मैंने तुरंत एक्सीलेटर दबाया। ट्रक गरजा, दिल जोर से धड़क रहा था, आंखें फटी रह गईं और भीतर से एक ही आवाज, रुकना नहीं चाहिए था। उस रात मैंने ट्रक एक बार भी नहीं रोका, जब तक केजर की रोशनी नजर नहीं आई। सुबह 4:30 बजे पहुंचा, कांपते हाथों से डिलीवरी पेपर दिए। वॉचमैन ने पूछा, बीमार हो? मैंने बस कागज थमा दिए। जाते जाते मिरर में देखा, ट्रक के पीछे स्टील कॉइल पर एक भीगा हुआ हाथ का निशान था, छोटा और औरत का। हम ट्रक ड्राइवर आसानी से नहीं डरते, ना गड्ढों से, ना पुलिस से, ना रात से। असली डर चिल्लाकर नहीं आता, वो तो धीरे धीरे सीलन की तरह अंदर उतर जाता है। सुबह ट्रक गोदाम में खड़ा किया, सामान उतरा, औपचारिकताएं पूरी की, किसी से कुछ नहीं कहा। ऊपर बने छोटे डॉर्मेट्री में चला गया। एक लोहे की चारपाई और पंखा जो चलने से ज्यादा कराह रहा था। कपड़े बदले बिना लेट गया, पर आंख बंद करते ही वही औरत सामने आ जाती। हर बार उसकी आवाज गूंजती, तू मुझे यहीं छोड़ गया था बीरेन। लेकिन मैंने तो किसी को नहीं छोड़ा, कम से कम हाल फिलहाल तो नहीं। 11 बजे तक सोने की कोशिश करता रहा। आखिरकार हार कर चेहरा धोया और बाहर से चाय पी। चाय वाले ने कहा, साहब, चेहरा उतरा हुआ है आपका। मैंने बस इतना कहा। लंबी ड्राइव थी, ये नहीं बताया कि आज भी हाथ कांप रहे थे। दोपहर तक मुझे रिटर्न कंसाइनमेंट मिल गया। बारबिल के पास एक पेपर मिल से खाली ड्रम उठाने थे और कटक लेकर लौटना था। रास्ता जाना पहचाना था, मगर बीच में सुकिंदा और डबुरी के जंगल आते थे, जगह जहां लोग अंधेरा होने के बाद रुकते नहीं। लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी, पूजा नजदीक थी, पत्नी के लिए साड़ी लेनी थी, बेटे की ट्यूशन भरनी थी। डर मन में था, मगर सफर रोकना मुमकिन नहीं था। मैं करीब 4 बजे घाट से निकल पड़ा। रास्ता अब भी गीला था और आसमान ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी बारिश टूटकर बरस जाएगी। जैसे ही जोड़ा पार किया, जंगल गहराने लगे। साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी टहनियां रात में फैले हाथों जैसी दिखती थीं। तभी अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार कोई फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक पुरानी ओडिया लोरी, वही जो मेरी माँ मुझे बीमार पड़ने पर सुनाती थी। सुन रे मोरा चंदा मामा, चली जा चली जा। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। रेडियो डायल जिसका तस था, इंजन बिल्कुल सही, मगर आवाज वही थी, उस औरत की, वही सांस जैसी कराह। मैंने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। अब सिर्फ इंजन की गूंज थी और पेड़ों की सरसराहट। मैं कालिया पानी घाट के बीचों बीच था जब उसे फिर देखा। सड़क के मोड़ पर खड़ी थी, वही सफेद साड़ी, वही भीगे बाल, मगर इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था और वह अजीब तरह से जानी पहचानी लगी। मैंने ट्रक धीमा किया। उसकी नजरें सीधी मेरी आंखों से टकराईं। ना कोई मिन्नत, ना खालीपन, बस इल्जाम। पता ही नहीं चला कब ब्रेक दबा दिया। दरवाजा चरमराया और मैं खुद से पूछ बैठा, लिफ्ट चाहिए? वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ी और ट्रक में चढ़ गई। नंगे पांव जिनसे टपकता पानी मैट को भिगो रहा था, सामने की सीट पर बैठी रही। उसने मेरी ओर पलटकर देखा तक नहीं, बस आगे घूरती रही। भीतर से कहीं जोर से चीख उठी, नहीं, मगर मैं चुप रहा। इंजन फिर चालू किया और ट्रक आगे बढ़ा। हम दोनों खामोशी में चलते रहे। करीब 10 मिनट बाद मैंने गला साफ किया और पूछा, कहाँ जाना है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ उठाकर सामने इशारा किया। तभी मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी, काले टूटे नाखून, जैसे जली हुई तीलियों के सिरे। मैंने धीमे से पूछा, हम कहीं पहले मिले हैं? कोई जवाब नहीं। फिर जब मैंने उसकी ओर देखा तो वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़ा हो चुका था, जैसे होंठ जबरदस्ती फाड़ दिए गए हों। वो मुस्कान उसके चेहरे पर फिट नहीं बैठती थी। अचानक ट्रक जोर से हिला, मेरा नियंत्रण छूट गया और गाड़ी किनारे की ओर झटकी। मैं सीट की ओर पलटा, वो गायब थी। ना दरवाजा खुला, ना आवाज, बस डैशबोर्ड पर हल्की सी खरोंच। मैंने ट्रक रोका और जंगल में उतरा। हवा भारी थी,
नमी से भरी हुई, पेड़ कतारों में खड़े जैसे कोई मौन अदालत हो, कीड़ों की आवाजें, पत्तों में हवा की सरसराहट और साथ ही कुछ और, जैसे किसी की सांसें, बिल्कुल मेरे पीछे। मैं झटके से पलटा, कुछ नहीं। अकेला था, या शायद खुद को यही यकीन दिलाना चाहता था कि अकेला हूं। जल्दी से ट्रक में लौटा, न रेडियो छुआ, न पानी पिया, न पलकें ज्यादा देर झपकाई, बस चल पड़ा। रात करीब 9 बजे पेपर मिल पहुंचा। एक बूढ़ा मजदूर आधी नींद में ड्रम लोड कर रहा था। उसने अजीब नजरों से मुझे देखा और हंसकर कहा, भाई किसी भूत प्रेत से तो नहीं मिले? मैं चुप रहा। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। फिर उसने पूछा, कालिया पानी से आए हो ना? मैंने सिर हिलाया। वो बड़बड़ाया, फिर जेब से एक छोटी थैली निकाली, उसमें से लाल धागा निकालकर मेरे साइड मिरर पर बांध दिया और बोला, सावधानी के लिए। मैंने घबराकर पूछा, उस जंगल में क्या है? उसने गंभीर होकर कहा, 2 हफ्ते पहले एक छलावा दिखा था। मेरा खून सूख गया। क्या कहा? छलावा? वो चौंकते हुए बोला, नहीं जानते? वो पीछा करता है, रूप बदलता है, वही दिखता है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। वक्त चुरा लेता है, यादें मिटा देता है, कभी कभी दिमाग भी। उस रात मेरी नींद गायब हो गई। लाल धागा हवा में लहराता रहा जैसे चेतावनी का झंडा। और तब मुझे समझ आया, उस औरत का चेहरा क्यों पहचाना सा लग रहा था। वो किसी की तरह दिखती थी, जिसे मैं बहुत पहले जानता था और जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया था। मेरा सालों का ट्रक ड्राइविंग अनुभव है। मैं ठीक ठीक बता सकता हूं कि कहां से कहां कितने घंटे में पहुंचूंगा। अंगुल से तलचर, झारसुगुड़ा से सलपुर तक, हर रास्ता मेरे शरीर को याद है। लेकिन जो उस रात हुआ, उसने मेरी नींदें छीन ली। पेपर मिल से मैं ठीक 10:20 पर निकला। आसमान काला था, हाईवे जंगलों के बीच से दुगरी की ओर जाता था। 3 घंटे की दूरी थी। मैंने डैशबोर्ड पर हरे नंबरों वाली डिजिटल घड़ी देखी, 10:27। लेकिन अगले ही पल जब पलक झपकी तो सुबह 3:42 हो चुकी थी और मैं खड़गपुर बाईपास के पास था, 250 किलोमीटर दूर। मुझे याद नहीं कि मैंने कोई मोड़ लिया, कोई टोल पार किया, नहीं फ्यूल भरा, कुछ भी नहीं। जैसे किसी ने मुझे उठाकर कहीं और पटक दिया। मैंने जोर से ब्रेक मारा, ट्रक झटके से रुका, पीछे ड्रम आपस में टकराए। मैं पत्थर सा हो गया। फ्लास्क में चाय अब भी गर्म थी, मगर हाथों पर काली गर्द चिपकी थी और मुझे याद भी नहीं कब गंदे हुए। तभी फोन बजा, पत्नी की मिस्ड कॉल। मैंने घबरा कर कॉल बैक किया। उसकी नींद भरी आवाज आई, कहाँ हो? मैंने फुसफुसाया, मुझे नहीं पता। कुछ पल खामोशी रही। फिर उसने कहा, सुबह के 4 बज रहे हैं, लोडिंग के बाद फोन करने वाले थे। दारू पी है क्या? मैंने जवाब दिया, नहीं। वो बोली, तो हुआ क्या? मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुनसान सड़क, दोनों ओर अंधेरा, कोई गाड़ी नहीं, कोई आवाज नहीं। मैंने कहा, शायद मैंने वक्त खो दिया है। फोन पर सन्नाटा। फिर उसने पूछा, फिर से कोई एपिसोड तो नहीं हुआ? वह वही शब्द, एपिसोड। मैंने कॉल काट दी। लौटते वक्त हर मोड़ अनजान लग रहा था। बार बार पीछे देखा, कई बार लगा कोई पैसेंजर सीट पर बैठा है, मगर पलटते ही खाली जगह। एक बार तो साइड मिरर में अपना ही चेहरा दिखा, मगर मुस्कुराता हुआ, जबकि मैं मुस्कुरा नहीं रहा था। सुबह सुबह कलिंग नगर के पास पेट्रोल पंप पहुंचा। पंप वाला मुझे देखकर ठिठक गया, भाई रात भर कहां गायब थे? मैं चौंका, क्या मतलब? उसने कहा, यहीं खड़े थे, लाइट बंद, अंदर बैठे थे। मैंने रात 12 बजे शीशा खटखटाया था। मैंने गले में घूंट निगला। वो मैं नहीं था। वो पीछे हटा, मजाक मत करो, कल से यहीं खड़े हो। मैंने कहा, नहीं, मैं बारबिल से आ रहा हूं, ड्राइव कर रहा था। वो धीरे धीरे पीछे सरक गया। तुम ठीक तो हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। नकद दिया और ट्रक स्टार्ट किया। गाड़ी बढ़ाते वक्त रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे ड्रम्स पर कुछ रखा था, काला बोरलेस कपड़े से ढका हुआ। मैंने ब्रेक मारा, उतरा और पीछे गया। कार्गो सही था, सब गिनती पूरी थी, बस एक ड्रम का ढक्कन खुला हुआ था। भीतर लंबे काले भीगे बाल किसी चीज पर लिपटे हुए थे। मैंने हाथ डाला और एक गुड़िया निकाली, हाथ से बुनी हुई, लाल धागों से सिली। चेहरे पर ना आंखें थीं, न मुंह, बस होठों की जगह एक सीला हुआ क्रॉस। मैंने उसे झटके से फेंका।
वो उछली और ट्रक की छत पर लुढ़कती हुई रुक गई। मगर मेरी कसम, उसका सिर घूम गया। कैब में लौटकर मैंने खुद को समझाया, ये सब मेरे दिमाग का खेल है, थकान है, पुराना पछतावा है। शायद ये सालों की सड़कें अब मेरे होश पर असर डाल रही हैं। लेकिन तभी रेडियो फिर बजने लगा। न गाना न शोर, सिर्फ एक वाक्य बार बार, लौटा दो जो दफनाया था, लौटा दो जो दफनाया था। मैंने रेडियो बंद किया, मगर आवाज फिर भी गूंजती रही। जब तक कटक पहुंचा, तब तक वो छलावा अब छुपा नहीं था। हर शीशे में, चाहे रियर व्यू मिरर हो, साइड मिरर या फ्लास्क की धातु, किसी और का चेहरा नजर आ रहा था, उसका चेहरा। और तब मुझे नाम याद आया, नंदिनी। ये 15 साल पुरानी बात थी। मैं जवान था, जिद्दी और बेरहम। वो एक स्कूल टीचर थी, शांत, दयालु और ऐसी जो सबसे बुरे इंसान में भी अच्छाई देख ले। हम बौद्ध जिले के एक गांव में मिले थे। मैं वहां 1 महीने की डिलीवरी पर था। हमारे बीच रिश्ता बना। मेरे लिए वो बस एक गुजरता किस्सा था, या कम से कम मैं यही सोचता था। लेकिन जब मैं लौट रहा था, वो ट्रक स्टॉप पर आई। रो रही थी, कह रही थी वो गर्भवती है, उसके पास कोई सहारा नहीं। कह रही थी मैंने वादा किया था कि लौटूंगा, मगर मैं कभी नहीं लौटा। रूट बदल दिए, उसके खत जला दिए और अतीत को दफना दिया। मगर अब वो अतीत लौट आया था, सिले हुए होठों और घूरती आंखों के साथ। कुछ रास्ते टायरों से तय होते हैं, कुछ यादों से, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे लौटना नामुमकिन हो जाता है। दोपहर होते होते मैं NH 27 छोड़कर बौद्ध जिले की भीतरी सड़कों पर मुड़ गया। हर किलोमीटर के साथ पेट में मरोड़ उठती। आसमान भारी था, बादल गरज रहे थे, मगर बरस नहीं रहे थे, जैसे पूरा संसार सांस रोके खड़ा हो। गांव का नाम था कुंजगढ़। कभी मिट्टी की दीवारों, घास की छतों और नदी किनारे कपड़े धोती औरतों से भरा रहता था। मुझे उस इमली के पेड़ की याद थी जो गांव के किनारे हमेशा खड़ा दिखाई देता था, और वो पुराना मंदिर जो आधा झुका हुआ था। अब गांव खाली पड़ा था, न आदमी, न बकरी, न बच्चे जो पहिए घुमाते दौड़ते थे। सिर्फ सन्नाटा और टूटी झोपड़ियों की खिड़कियों से आती हवा की कराह। मैंने ट्रक गांव के बाहर रोका और उतर गया। इमली का पेड़ अब भी वहीं था, मगर उसकी पत्तियां सूखी और मुरझाई हुई थी, जबकि यह मानसून का समय था। उसके तने पर एक लाल कपड़ा बंधा था, फटा पुराना, आशीर्वाद नहीं बल्कि चेतावनी। मैं धीरे धीरे टूटे घरों के बीच से गुजरा। दरवाजे अपनी कुंडी पर झूल रहे थे, बर्तन बिखरे पड़े थे, जमीन पर सिर्फ मेरे पैरों के निशान। लेकिन आवाजें अब भी कानों में गूंज रही थीं, फुसफुसाहटें, इतनी धीमी कि जैसे उबलते पानी से पहले की सरसराहट। छोड़ गया, कभी नहीं लौटा, सब उसी की गलती। मैं ठिठक गया। आवाजें किसी एक जगह से नहीं आ रही थीं, जैसे दीवारें बोल रही हों, पेड़ बुदबुदा रहे हों, या हवा खुद गवाही दे रही हो। तभी अचानक एक भारी चीज गिरने की आवाज आई। मैं मुड़ा, कुछ नहीं था, बस ट्रक का दरवाजा खुला था। मैंने तो लॉक किया था, और पैसेंजर सीट पर वही गुड़िया रखी थी, झूल से बनी हुई, मुंह पर सिले हुए धागे। लेकिन अब उसकी माथे पर एक लाल बिंदी भी थी। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया। बस बहुत हुआ, मैं चिल्लाया, पर हवा ने मेरी आवाज में निगल ली। मैं सीधा उस घर की तरफ बढ़ा जहां नंदिनी रहती थी, गांव के पूर्वी छोर पर। उसके पिता डाकिया थे, एक टांग से लंगड़े। उनके आंगन में 3 नीम के पेड़ खड़े रहते थे। मुझे याद है, एक बार उन्हीं पेड़ों के नीचे हम दोनों साथ लेटे थे। वो गुनगुना रही थीं और मैं दिखा रहा था जैसे मुझे कोई परवाह नहीं। घर अब भी खड़ा था, किसी तरह अंदर गया। धूल, जाले, दीवार पर लटका पुराना शॉल, टूटी हुई खाट जिस पर मैला गद्दा पड़ा था, और दीवार पर कोयले से लिखा हुआ मेरा नाम। नीचे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में एक बच्चा सा चित्र, एक ट्रक, एक औरत और उनके बीच एक छोटा इंसान। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने हमेशा खुद को समझाया था कि वो झूठ बोल रही थी, मुझे बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह चित्र सच चुभा रहा था। तभी फिर आवाज आई, खाट की चरमराहट, अगले कमरे से। मैं धीरे धीरे उठा, दरवाजा खोला, और वह थी नंदिनी। कोई भूत नहीं, कोई परछाई नहीं, वही जैसी याद थी। साड़ी करीने से पहनी, बाल पीछे बंधे,
खाट पर बैठी लकड़ी की कंघी से बाल सुलझा रही थी। वह मुड़ी, मुस्कुराई। तुम लौटे? मेरे गले से आवाज नहीं निकली। वो उठी, पास आई। उसका हाथ मेरे गाल पर था, गर्म। मैं कांप उठा। तुमने छोड़ दिया मुझे? उसने फुसफुसाया। आंखों में आंसू थे। मैंने सिर झुका लिया। मैं ऐसा नहीं चाहता था। तुमने हमें छोड़ दिया? तभी मैंने उसे देखा। कमरे के कोने में खड़ा छोटा लड़का, करीब 10 साल का, बड़ी शर्ट पहने, नंगे पांव, उसकी आंखें मेरी जैसी। मैं पीछे हट गया। नंदिनी की मुस्कान मिट गई। उसका चेहरा दरकने लगा, जैसे सूखी मिट्टी तपती गर्मी में फटती है, और उन दरारों के नीचे से कुछ और झांक रहा था, काला, गीला, हंसता हुआ। लौटा दो जो दफनाया था, आवाज गूंजी। दीवारें खून से मेरा नाम लिखने लगी। मैं भागा घर से बाहर, नीम के पेड़ों से होकर सुनसान सड़क की तरफ। पीछे से आवाजें तेज हो रही थीं। बच्चों की हंसी चीखों में बदल गई थी। पेड़ों के पीछे दर्जनों आकृतियां खड़ी थीं, सफेद साड़ी में, बिना चेहरे के। मैं ट्रक में कूदा, इग्निशन घुमाया। रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार कोई गाना नहीं, बस रोने की आवाज। पहले औरत की, फिर बच्चे की, फिर दोनों साथ। मैंने घूंसा मारकर रेडियो तोड़ दिया, लेकिन आवाजें जारी रहीं। दस्ताने के बॉक्स से आती हुई कांपते हाथों से खोला। अंदर एक जन्म प्रमाण पत्र। उस पर लिखा था बच्चे का नाम रुद्र, मां का नाम नंदिनी महापात्रा, पिता का नाम जोगिंद्र। मैं बिना रुके निकल पड़ा। अब ना ट्रक के वजन की परवाह थी, न ईंधन की। आंखें खून से लाल, होंठ सूखे। रुद्र, यह नाम मेरी खोपड़ी में मंदिर की घंटी की तरह गूंज रहा था। वही मंदिर जो बरसों से सुनसान पड़ा था। रुद्र, मेरा बेटा। एक नाम जिसे मैंने कभी नहीं अपनाया, एक जिंदगी जिसे मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। अब वो मुझसे चिपका था, जैसे गाढ़ा तेल घुटन पैदा करता है और धुलता नहीं। चाल आवा कोई भूत नहीं था। वो मेरी यादें थीं, पंजों की तरह गड़ी हुई। आंगुल के पास पहुंचते पहुंचते मेरा दिमाग बिखर रहा था। हर हॉर्न कानों में चीख बनकर गूंजता। हर साया सड़क के किनारे वही चेहरा दिखाता। एक ढाबे पर रुका। खून से लथपथ चलता हुआ अंदर आया। चाय, मैंने फुसफुसाया। वेटर तिरछी नजर से बोला, भाई ठीक हो? मैंने सिर झुकाया। काली, तगड़ी। टेबल पर बैठा, शीशों में नजर पड़ी। काउंटर के ऊपर एक दर्पण, पास के खंभे पर दूसरा। एक में मैं ट्रक में बैठा था, दूसरे में मैं मुस्कुरा रहा था, लेकिन होंठ सिल दिए गए थे। मैं इतनी तेजी से उठा कि बेंच पलट गई। वेटर पीछे हट गया। मैं बाथरूम की ओर भागा, दरवाजा बंद किया। टूटी शीशे में चेहरा देखा, असल चेहरा, लेकिन टूट रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे, रंग फीका, जैसे हड्डियों पर खाल चढ़ी हो। मैंने पानी मारा, सांस लेने की कोशिश की। तभी सुनी अपनी ही आवाज पीछे वाले स्टॉल से, कायर। मैं मुड़ा, दिल धड़क रहा था। कोई नहीं था, सिर्फ बंद स्टॉल। मैं करीब गया, फुसफुसाया, कौन है? मेरी आवाज लौटी, उलटी, जैसे कोई रिकॉर्ड उल्टा चल रहा हो। रायक। फिर थक थक स्टॉल का दरवाजा हिला। एक बार, 2 बार, फिर सन्नाटा। मेरे पैर कांप गए। मैं भागा, ट्रक में कूदा, इंजन चालू किया। 9 घंटे तक रुका नहीं। रात के अंधेरे में मैं चंडीखोल पहुंचा। वहीं जहां पहली बार वो चेहरा देखा था, वहीं सब खत्म हो सकता था। मैंने ट्रक सड़क किनारे रोका, इंजन चालू रखा, बाहर उतरा और पेड़ों की तरफ चिल्लाया, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जंगल ने जवाब दिया, पहले फुसफुसाहट में, फिर बच्चों की हंसी में। पीछे पैसेंजर दरवाजा चरमरा उठा। मैंने मुड़कर देखा। अब वहां एक लड़का बैठा था, उम्र 10 से कम, बड़ी शर्ट, गंदे गाल, उसकी आंखें मेरी। उसने पलक तक नहीं झपकाई, बस मुझे घूरता रहा। फिर उसने मेरे शब्द दोहराने शुरू कर दिए, हर शब्द जैसे कोई रिकॉर्डिंग। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं पीछे हटा, वो भी मेरे कदमों की नकल करता हुआ आगे बढ़ा। मैं भागा, लेकिन हर मिरर में वही दिखा, और उसके होंठ हिले, लौटा दो जो दफनाया था। मैं सीधे पुरानी पत्थर खदान तक पहुंचा, सुकिंदा के पास, जहां कोई अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते थे वहां भूत रहते हैं। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था। ट्रक पार्क किया, गुड़िया, बर्थ सर्टिफिकेट और चित्र लेकर बीचों बीच खड़ा हुआ। मुझसे गलती हुई, मैं माफी मांगता हूं, मैंने चिल्लाया। हवा तेज हुई, जमीन कांपी, और अंधेरे से वह निकली, नंदिनी,
चेहरा खाली, उसके पीछे लड़का रुद्र, उसकी आंखें शून्य, मुंह खुला। और जब उसने बोला, आवाज मेरे पिता की थी, तुम उस नाम का बोझ उठाते हो जिसे तुमने नकारा। मैं रो पड़ा और आखिरकार वो वाक्य बोला जो सालों से दफन था, मैं उसे मान लूंगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा, मैं श्राप उठाऊंगा जब तक टायर घूमते रहेंगे। वो हाथ बढ़ाकर मेरे सिर को छूने आई और अचानक दोनों गायब हो गए। गुड़िया अब भी वहीं जमीन पर गिरी थी। हाँ, वही गुड़िया, मगर इस बार उसके धागे खुल चुके थे। उसका मुंह अब सिला हुआ नहीं था, माथे की बिंदी फीकी पड़ चुकी थी और वो लाल धागा जो बरसों तक मेरी रक्षा करता रहा था अब पूरी तरह काला हो चुका था। उस रात के बाद नींद ने मेरी आंखें नहीं छुई। मैं बस चलता रहा, हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जमे और नजरें सड़क पर टिकी हुई। दुनिया वहीं लग रही थी, वही गड्ढों वाली सड़कें, वही ढाबे, वही पेट्रोल पंप, लेकिन हर चीज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, जैसे आईने में छवि सही दिखाई दे पर भीतर से कुछ गड़बड़ हो। मैं रुका राजकमल ढाबे पर, ढेकानाल के पास, वही पुराना ठिकाना जहां 15 साल से रुकता आया हूं, वही नारंगी दीवारें, वही पकोड़ों की महक। मगर इस बार जैसे ही भीतर गया, काउंटर के पीछे खड़ा कालिया, जिससे मैं 100 बार चाय ले चुका हूं, मुझे अजनबी की तरह घूर रहा था। मैंने कहा, चाय? वो कुछ देर तक टकटकी लगाए देखता रहा, फिर बोला, आप नए लगते हो। मैं चौंक पड़ा। नहीं, मैं जोगेंद्र हूं, तुम जानते हो मुझे? उसने माथे पर बल डाला। आपसे पहले कभी नहीं मिला भैया। मैं हल्का हंसा, लेकिन भीतर से सिहर गया। मैं हर ट्रिप पर यहीं आता हूं। उसने झाड़ू लगा रहे लड़के की ओर इशारा किया। इसे देखा है कभी? लड़के ने सिर हिलाया। नहीं। आखिरकार मुझे चाय मिली। मैं उसी पुरानी जगह बैठा, मगर इस बार टेबल की लकड़ी बिल्कुल नई थी, न कोई खरोंच, न कोई निशान। अगला पड़ाव था पानी कोयली का वजन जांच स्टेशन। वहां मैंने जतीन को लाइसेंस दिखाया, वही जतीन जो अक्सर मुझसे बहस करता था, लेकिन उसने ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। लाइसेंस तो वही था, पुराना। वो स्क्रीन पर झुका, फिर सीधा देखा, बोला, आपका नाम सिस्टम में ही नहीं है, ना ट्रक का ना आपका। मैं घबरा गया। कहा, फिर से देख। उसने 2 बार देखा, फिर तीसरी बार भी। यहां कोई बीरेंदास नाम का नहीं है, उसने साफ कहा। मैंने ट्रक की तरफ इशारा किया, पर एक पल के लिए ट्रक वहां था ही नहीं। फिर अचानक आंख झपकते ही लौट आया। मैं घबराकर केबिन में घुसा। दरवाजा इतनी जोर से पटका कि शीशे कांप उठे। इंजन स्टार्ट किया, ग्लव बॉक्स खोला, खाली। न गुड़िया, न सर्टिफिकेट, न पुरानी तस्वीरें। यहां तक कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति भी गायब थी। रात होते होते मैं क्यूंजर पहुंचा। सोचा, ट्रक लॉज में ठहरूं। काउंटर पर बैठा आदमी ऊँग रहा था। बोला, फुल है। मैंने कहा, आपने देखा भी नहीं। वो बड़बड़ाया, भूतों के लिए हमारे यहां कमरा नहीं होता। मैं ठिठक गया। पूछा, क्या कहा? उसने मेरी ओर देखा। एक पल को उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, फिर पलक झपकते ही सामान्य होकर बोला, माफ कीजिए, नींद आ रही थी। मैं चुपचाप बाहर निकल आया। उस रात मैंने ट्रक खुले मैदान में खड़ा किया, उसी कंकड़ की ढेरी के पास जिसे बरसों से पहचानता हूं। ट्रक के पीछे लेटकर तारे देखता रहा और कई हफ्तों में पहली बार कोई सपना नहीं आया। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। जब नींद टूटी तो पाया दुनिया मेरे बिना आगे बढ़ चुकी थी। किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में मेरा नाम तक नहीं था। भुवनेश्वर पहुंचा तो देखा मेरा घर किसी और के नाम पर हो चुका था। कोई मेरा नाम तक नहीं जानता। पत्नी को कॉल किया तो फोन किसी अजनबी आदमी ने उठाया। बोला, यहां कोई सुचिता नहीं रहती। गलत नंबर। मेरा दिल धक धक करने लगा और मेरी परछाई भी अब मेरी नहीं रही। आईने में जो चेहरा मुझे देख रहा था वो जवान था, लेकिन आंखों के किनारों पर जैसे कोई और धीरे धीरे मेरी जगह ले रहा हो। एक शाम NH 16 पर राजीव दिखा, पुराना साथी, खुश होकर हाथ हिलाता हुआ। उसने खिड़की नीचे की। मैंने पुकारा, भाई, मैं हूं जोगेंद्र। वो कुछ पल रुका, फिर मुस्कुराया, बोला, माफ करना भाई, मेरा दोस्त जोगेंद्र तो कई साल पहले गुजर गया। और फिर वो चला गया। मैं ट्रक की सीट पर कांपता रह गया। दिमाग सुन्न था। समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार मान ही लिया।
मैंने स्वीकार किया, लेकिन क्यों लग रहा था कि मैं कभी था ही नहीं। और तभी आया सबसे बड़ा झटका। ग्लव बॉक्स में रखी पुरानी लॉगबुक, जिसमें 2008 से मेरा हर सफर दर्ज था, अब पूरी तरह खाली थी। एक के बाद एक सारे पन्ने सफेद, जैसे वक्त ने मेरा नाम ही मिटा डाला हो। तभी कंटेनर के भीतर से हल्की दस्तक सुनाई दी। मैं बाहर निकला, पीछे का दरवाजा खोला, लेकिन भीतर कुछ नहीं था, बस एक आईना जो पीछे की दीवार से टिका हुआ था। उसमें मैंने खुद को देखा, लेकिन वो मैं नहीं था। उसके होंठ पूरी तरह सिल दिए गए थे और उसके बगल में उसका हाथ थामे खड़ा था रुद्र। वो बच्चा मेरी ओर देखकर मुस्कुराया, बोला, चलो बाबा। मुझे याद नहीं कि मैंने इंजन चालू किया था, लेकिन ट्रक अपने आप चल रहा था। इंजन धीरे धीरे गुनगुना रहा था, जैसे किसी आखिरी सफर की इजाजत मांग रहा हो। जो शीशा मैंने माल के डब्बे में पाया था, वह अब किसी तरह रियर व्यू मिरर के बगल में लगा हुआ था और उसमें रुद्र दिख रहा था। उसके होंठ नहीं हिले, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजी, मुझे घर ले चलो। मैंने नहीं पूछा कहां, क्योंकि मैं जानता था खद्दान बस एक दरवाजा थी, वो गांव तो बस एक छलावा, लेकिन असली मंजिल वही सड़क थी जहां मैंने उसे पहली बार देखा था, जहां छलावा मेरी गाड़ी में सवार हुआ था, जहां मैंने उसकी मदद की गुहार अनसुनी कर दी थी। मुंडली के ठीक बाद टूटी हुई पुलिया के पास, जहां से रास्ता कटक और नरज की ओर मुड़ता है। लोग कहते हैं वो जगह धौरा घाट शापित है। 1999 में वहां एक औरत और उसका बच्चा किसी ट्रक के नीचे कुचले गए थे, जो कभी रुका ही नहीं। मैंने खुद को यकीन दिलाया था कि वो मैं नहीं था, मगर अब यकीन नहीं रहा। मैंने तेज ड्राइव नहीं की। बाहर की दुनिया जैसे भूरी हो गई थी, जैसे अब और दिखावा नहीं करना चाहती। ना कोई गाड़ी, ना कोई परिंदा, ना कोई हरकत, सिर्फ सड़क और मेरे बगल में बैठा वो साया जो मेरे बेटे की शक्ल में था। जैसे ही हम धौरा घाट के करीब पहुंचे, शीशा झिलमिलाने लगा। एक बार, फिर 2 बार। हर प्रतिबिंब में देरी आने लगी, जैसे वक्त टूट रहा हो। मेरे हाथ हिलते, लेकिन शीशे में कुछ सेकंड बाद हिलते। फिर शीशा चटक गया, बीच से दरारें फैलती चली गईं। विंड स्क्रीन, साइड मिरर, यहां तक कि मोबाइल की स्क्रीन तक। रेडियो अपने आप चालू हुआ, लेकिन इस बार सिर्फ सन्नाटा नहीं था। नंदिनी की आवाज थी, वो कुछ पढ़ रही थी। पहले तो समझ नहीं आया, लयबद्ध थी, कविता जैसी। फिर जैसे बिजली सी गिरी, वो हमारे बेटे का नाम दोहरा रही थी, रुद्र, रुद्र, रुद्र। हर बार तेज, हर बार गुस्से से, यहां तक कि उसकी आवाज उसकी नहीं रह गई। 100 आवाजों की परतें बन गईं, सब मिलकर चीख रही थीं, रुद्र। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक फिसलकर ठीक उसी जगह आकर रुका। वहीं टूटी पुलियां, वहीं छोटा पेड़, वहीं मोड़, और सड़क के किनारे वो खड़ी थी। फिर से वही साड़ी, वही लंबे काले बाल, चेहरा अब भी परछाई में ढका हुआ। वो हिली नहीं, बस इंतजार करती रही। मैं नीचे उतरा। हवा इतनी ठंडी थी जैसे डूबने से ठीक पहले की सांस। मैंने 3 कदम बढ़ाए, घुटने कांपने लगे। उसने सिर उठाया। मैंने उसका चेहरा देखा, न जला हुआ, न डरावना, बस उदास, बेहद उदास। नंदिनी, मेरे होंठों से निकला। वो आगे आई, हाथ बढ़ाया। तुमने हमें इस सड़क पर छोड़ दिया था। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें पता था। मैं घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दो प्लीज, अब कुछ नहीं बदल सकता। वो चुप रही। तभी रुद्र मेरे पीछे से निकलकर उसके पास गया, उसका हाथ थामा। फिर नंदिनी ने मेरी ओर देखा। अब तुम इससे भाग नहीं सकते। मैंने सिर झुका दिया। अब मैं भागना ही नहीं चाहता। उसने दूसरा हाथ मेरे सिर पर रखा और तभी सब मेरी आंखों के सामने जिंदा हो उठा। न सपना, न याद, जैसे सब फिर से घटित हो रहा हो। अगस्त 1999, बारिश, एक औरत, एक बच्चा, मैं जवान। गाने गूंज रहे हैं, ट्रक रफ्तार में है, हेडलाइट की रोशनी में वो दिखते हैं। मैं घबरा जाता हूं, ब्रेक नहीं मारता, ट्रक टकराता है। मैं एक पल रुकता हूं, फिर आगे बढ़ जाता हूं। खुद को समझाता हूं शायद कोई कुत्ता था, पर वो कुत्ता नहीं था। अब वर्तमान में मैंने बोलने की कोशिश की, मगर आवाज नहीं निकली। मेरी आवाज गायब थी। वो मुझे आखिरी बार देखती है, फिर वो और बच्चा पेड़ों की ओर बढ़ जाते हैं। गायब नहीं होते,
बस वहाँ चले जाते हैं जहाँ मैं नहीं जा सकता। मैं ट्रक में लौटता हूँ, शीशे में देखता हूँ अपना चेहरा, सामान, ना कोई टांके ना कोई देरी, बस मैं बूढ़ा अकेला। जैसे ही ट्रक दोहरा घाट से आगे बढ़ा, मुझे हल्कापन महसूस हुआ, जैसे अब मुझे ये बोझ ढोने की इजाज़त मिल गई हो, भागने की नहीं, सिर्फ ढोने की। उस रात मैंने ट्रक रेस्ट स्टेशन पर रुका। हफ्तों में पहली बार नींद आई और सपना देखा, ना उसका न किसी भूत का, बल्कि एक छोटे बच्चे का जो पैसेंजर सीट पर बैठा था, मुस्कुराता हुआ, रेडियो के साथ गाता हुआ। बस एक याद, न कि साया। आज अगर ओडिशा में किसी भी बूढ़े ट्रक ड्राइवर से पूछो तो वो एक कहानी ज़रूर सुनाएगा। नाम अलग हो सकता है, अंदाज भी, लेकिन बात हमेशा उसी की होती है। कहते हैं एक ड्राइवर है जो कभी वेट स्टेशन पर नहीं रुकता, ढाबे में कभी नहीं खाता, रास्ता कभी नहीं पूछता। उसका ट्रक हमेशा चमचमाता है, जैसे धूल ने कभी छुआ ही ना हो। नंबर प्लेट मिट्टी से ढकी होती है, मगर संयोग से नहीं। और अगर रात में उसका ट्रक तुम्हारे बगल से गुजरे तो पैसेंजर सीट पर एक अजीब आकृति नजर आती है, सिर झुका हुआ, चुप। कुछ कहते हैं वो ड्राइवर खुद से बातें करता है, धीरे धीरे बड़बड़ाता है, जैसे किसी और से बातचीत कर रहा हो। कुछ कहते हैं वो बार बार एक ही नाम दोहराता है, रुद्र रुद्र रुद्र, मगर किसी ने उसे कभी रुकते नहीं देखा, ना पेट्रोल भरवाने ना आराम करने, यहां तक कि हादसे में भी नहीं। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करो तो वो बस इतना धीमा होगा कि तुम शीशे में झांक सको, पर वहां उसका चेहरा नहीं दिखेगा, बल्कि तुम्हारा प्रतिबिंब, होंठ सिले हुए। वो कौन है कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वो खुद एक छलावा है जो मांस और खून बन गया है। कुछ कहते हैं वो अपने पाप का कर्ज चुका रहा है, आत्माओं को अनदेखे रास्तों पर ले जाता जब तक आखिरी मील पूरी ना हो। लेकिन सबसे पुराने ड्राइवर जिन्होंने सब देखा है, वो कहते हैं ना मरा है ना जिंदा, वो बस चलता है। तो अगर कभी बरसात की रात में अकेले गाड़ी चला रहे हो और अचानक रेडियो चालू हो जाए, एक औरत की आवाज सुनाई दे जो किसी अनजाने नाम को दोहरा रही हो, और रियर व्यू मिरर में कोई बच्चा नजर आए जो वहां होना ही नहीं चाहिए, तो घबराना मत, ब्रेक मत लगाना, रुकना मत, बस सिर झुकाकर स्वीकार कर लेना और आगे बढ़ते रहना। क्योंकि कुछ रास्ते कभी खत्म नहीं होते, और जो ट्रक तुम्हारे साथ साथ चल रहा है वो बस देख रहा है कि तुम सही सलामत घर पहुंच जाओ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट में बताना। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है।